हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। कल की वीडियो में हमने हाइपर कंजुगेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर ली थी, साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर अप्लाई देखने को मिलता है और हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में क्या फ़र्क है, वो सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर करते चल रहे थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं। हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, हाइपर कंजुगेशन जो है वो किस तरीके से स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इन चीज़ों का पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये चीज़ें सारी की सारी काम आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हाइपर कंजुगेटिंग, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन जो है वो किस तरीके से स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, और फिर हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन जो है वो रिएक्टिविटी को डिसाइड करने में कैसे हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी जिसको आज मैं काफी ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो मेरा रेजोनेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो रिएक्टिविटी के, राइट। ये मैंने आपको एक बात बताई थी। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या देखा, हाइपर कंजुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। तो रिएक्टिविटी के अंदर हम इस चीज को भी काफी अच्छे से जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिरकार ये चीज क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि रेजोनेंस भी तो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइपर कंजुगेशन भी उसी तरीके से स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजोनेंस जो है वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइपर कंजुगेशन को भी रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की वीडियो में हम ये 3 टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के साइड में एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम होना चाहिए, एंड उस sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, ये चीजें हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब तो देखते हैं हम हाउ टू ड्रॉ हाउ टू ड्रॉ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया था कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करते हैं हम, कि कितने अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ तीनों के अंदर ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेंगे वो 3 ही हैं, एक अल्कीन, एक फ्री रेडिकल और एक कार्बोकेटाइन। तो इनके साइड में इनका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए इसके एडजेसेंट में ये कार्बन है तो ये भी अल्फा कार्बन कहला जाएगा, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये क्या कहला जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन भी इस कार्बन के एडजेसेंट में है तो इसके साथ जो जुड़े होंगे हाइड्रोजन वो भी क्या कहलाए जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां की मैं बात करूं तो एडजेसेंट में ये कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि यहां पर क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। और हमने एक बात देखी थी, क्या हमने बात देखी थी कि जो मेरे पास हाइपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर कह लीजिए हाइपर कंजुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और हाइपर कंजुगेशन कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेशन के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मुझे देखने को मिलेंगे उतनी ही ज्यादा मुझे स्टेबिलिटी वहां पर देखने को मिलेगी। तो इन 3 मॉलिक्यूल के अंदर अब मैं बता सकता हूं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, यानी कि सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन फर्स्ट और देन
थर्ड, राइट। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए था, इंडक्टिव इफेक्ट एकदम अपोजिट हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो जब इंडक्टिव इफेक्ट को जब हम हाइपर कंजुगेशन के साथ रिलेट करेंगे ना, तभी देख लेंगे इस चीज को। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, वरना बच्चे कंफ्यूज होते, टाइम नहीं लगाते। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। उसके बाद हमारे पास अब देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। मेरे पास यहां पर एक कार्बोकेटायन है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा, और यहां पे ये बॉन्ड जो है यहां पर आ जाएगा, और मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन निकला है ना वो यहां पर पास में ही रहता है, कभी भी दूर नहीं जाता। ये जो हाइड्रोजन निकला है ये इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है इसको छोड़ के इनसे दूर नहीं जाता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसी वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है एक बारी में एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, लीव कर जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, मेरे पास पाई बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, H1 निकला है अभी, तो मेरे पास H2 निकल जाएगा। एक केस क्या होगा, मेरे पास H2 निकल जाएगा। H2 निकलेगा तो मेरे पास कार्बन के ऊपर दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H है, और मेरे पास अब की बार क्या निकल गया, H2 निकल गया। अब की बार मेरे पास क्या हो गया, H2 निकल गया। उसी तरीके से एक बार क्या हो जाएगा, H3 निकल जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मेरे पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के। कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा मुझे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये थी मेरे पास किसकी बात, कार्बोकेटायन की बात। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए अल्कीन की, तो अल्कीन के अंदर भी क्या होगा, मेरे पास सेम यही तरीका अपनाया जाएगा। अल्कीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर मुझसे कहा हुआ है कि बताओ कितने नंबर, यहां पे चलो यहां पे हो गया मेरे पास एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये इस तरीके से मुझसे पूछा हुआ है कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है और कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मुझे यहां पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो देखिए मेरे पास ये अल्कीन है, मेरे पास ये अल्कीन है, इसको मार्क कर लो। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन कहलाता है, यही अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा, यही अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा। और अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हो गए, 4। क्वेश्चन अराइज होगा सर इन हाइड्रोजन का क्या, इन हाइड्रोजन का क्या, ये क्या हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे? तो आंसर है नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है कोई भी चीज तो वो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन की क्या डेफिनेशन दी थी, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये तो अल्कीन के साथ ही जुड़ा है ना, ये तो अल्कीन के साथ जुड़ा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर मेरे पास जो है 4 ही हाइपर कंजुगेशन, 4 ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं उतने ही हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मेरे पास 4 ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। होगा कैसे, जैसा कि मैंने आपको कार्बोकेटायन के केस में बताया था, यहां पर भी सेम वही चीज होगी। यहां पर मेरे पास जो है एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यहां पर मेरे पास एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होगा, यहां पर बॉन्ड जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन चला गया हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास
इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है और यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरीके से एक एक करके ये चारों हाइड्रोजन जो है निकल जाएंगे मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। सेम इन केस ऑफ फ्री रेडिकल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं। फ्री रेडिकल के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है आप खुद ड्रॉ करना, ताकि आपको समझ में आए खुद से कि हाँ हमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने आ गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेके, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात कर ली, कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो बात कर ली, और एक बात मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के। तो मुझे अब बताना है, मुझे क्वेश्चन के अंदर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर कि इन मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो केसेस दे रहा हूं। सबसे पहला मेरे पास क्या है, सबसे पहला मेरे पास है ये। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है ये मॉलिक्यूल। तीसरा मेरे पास है मान लीजिए ये मॉलिक्यूल, और चौथा मेरे पास है मान लीजिए ये मॉलिक्यूल। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी, इसको नाम दिया मैंने डी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कह लीजिए या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कह लीजिए, दोनों ही सेम बात है। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के अंदर हमने क्या देखा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, वही कार्बोकैटायन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं हम। अल्फा हाइड्रोजन के लिए हमें देखनी होती है अल्फा कार्बन की पोजीशन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मुझे मिल जाएंगे, राइट। ये बात सबको क्लियर है। तो यहां पर देखो ये मेरे पास कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज परसेंट है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यहां पर कितने हाइड्रोजन परसेंट है, 1 2। यहां पर कितने हैं, 1 और 2। तो यहां पर मेरे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबको दिख रहे हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी यहां पर गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की यहां पर गई, एक वैलेंसी यहां पर गई, 2 वैलेंसी बाकी है, तो वो तो हाइड्रोजन से ही पूरी होगी ना। बेसिक रूल हमारे पास 9th 10th में यही तो पढ़ते हैं कि कार्बन की वैलेंसी अगर पूरी नहीं दिखा रखी किसी मॉलिक्यूल में, तो उस वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से ही अटैच करके पूरी करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन तो ये हो गया। इस अल्फा कार्बन के साथ क्या कोई हाइड्रोजन अटैच है, ना तो ये, ना ही ये, ना ही ये। यहां पर मेरे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ये वाले हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कि 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे। अल्फा कार्बन के साथ एक अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तीनों के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ऐसा नहीं करना है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, ना कि अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। ये तो बीटा हो गए यार, ये तो बीटा हो गए, ये तीनों तो बीटा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हमें अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए होते हैं। यहां की बात करूं तो यहां पर देखिए एक ही है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहां की बात करूं तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी मेरे पास, ए की, फिर डी की, फिर सी की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, बी की, ठीक है। सबको समझ में आ गई, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, यही स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज रेजोनेंस वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि देखिए दोनों के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बॉन्ड को जो है शिफ्ट करवा रहे हैं। बस उसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट करवाया था, इसमें सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करवाया, ठीक है। वो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास रेजोनेंस टाइप में ही आ रहा है। तो इसीलिए मैं जो है हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस को जो है साथ में लेके चल रहा हूं। एक मेरे पास है रेजोनेंस और दूसरा मेरे पास क्या है, हाइपर कंजुगेशन। दोनों को साथ में लेके चलना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, आपको चीजें याद रहें, आपको चीजें रटनी नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रटनी नहीं है, चीजों की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। ऑर्गेनिक के अंदर माना मैंने हर चीज की 100% एक्सप्लेनेशन पॉसिबल कई बार नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों की जो है, जो आपकी बेसिक हैं, उनकी तो एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होगी ना यार। जीओसी तो ऑर्गेनिक की बेसिक है, बेस है ये तो यार, इसकी तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा।
यहां पर देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर आप गलती करोगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं और सारे इंटरलेट करते रहते हैं। और फिर उन हमें जब पता चलता है ना कि उन चारों पांचों जितनी भी हमने जीओसी के अंदर पढ़ा है उन सबको एक साथ अप्लाई करना है और एक नेट रिजल्ट निकालना होता है, तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं इनको साथ लेके चल रहा हूं ताकि वो दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। रेजोनेंस के केस में हमने क्या देखा था कि मेरे पास जो रेजोनेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, राइट। ये दिक्कत, एक तो ये एक केस हो गया। हाइपर कंजुगेशन जो है मेरे पास, उसमें हमने क्या देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो है स्टेबिलिटी के, लेकिन वहीं की वहीं ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही जनरलाइज एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक बात बताओ मुझे, एक मॉलिक्यूल है ए, एक मॉलिक्यूल है ए, रिएक्टेंट है ये, एक रिएक्टेंट है ए, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूं कि ये जो है किसी भी एक रिएजेंट आर की प्रेजेंस में, किसी भी एक रिएजेंट आर की प्रेजेंस में बी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या ये ए रिएक्टेंट जो है वो बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा किसी भी एक रिएजेंट आर की प्रेजेंस में, जबकि मुझे पता है ए जो रिएक्टेंट है वो बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यार कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों होता है रिएक्शन शो करके? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी हमारे पास देखने को मिलती है, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी एक्वायर करनी होती है। कहीं ना कहीं जो रिएक्टेंट होता है ना वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होता है जब मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। लेकिन मैंने शुरू में ही क्या कह दिया कि जो मेरा रिएक्टेंट है ए वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों भी, बेशक उसको पता हो कि जो जब वो बी में कन्वर्ट होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी स्टेबिलिटी को क्यों लूज करना चाहेगा एक बारी के लिए? क्योंकि एक बार जब रिएक्शन होगी, इंटरमीडिएट बनेगा, तो एक बार स्टेबिलिटी तो लूज होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है अपनी इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को क्यों लूज करेगा एक बार रिएक्शन शो करके? नहीं करेगा। तो यहां पर मेरे पास जो है जितना ज्यादा रिएक्टेंट मेरे पास स्टेबल होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जितना ज्यादा रिएक्टेंट मेरे पास स्टेबल होता है उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टेबल रिएक्टेंट अपने आप को रिएक्ट करवाना नहीं चाहता है। ये केस मुझे देखने को मिलता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में हमारे पास जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जितने भी केस हम देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वो हम डील करते हैं किसके साथ? वो डील करते हैं हम रिएक्टेंट के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक नाइट्रोबेंजीन ले लिया, मैंने यहां पे क्या ले लिया, एक नाइट्रोबेंजीन ले लिया। नाइट्रोबेंजीन जब मैंने लिया यहां पर, इसको मैंने कहा कि इसको रिएक्शन करनी है किसके टुवर्ड? इसको रिएक्शन करनी है न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड। अब देखो ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये अगर मान लो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा लेगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसी वजह से रेजोनेंस में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही होती है उतनी ही कम रिएक्टिविटी मेरे पास देखने को मिल रही होती है, क्योंकि रेजोनेंस हम किस में अप्लाई करते हैं? रेजोनेंस हम अप्लाई करते हैं रिएक्टेंट के केस में, ठीक है। रिएक्टेंट के केस में मेरे पास रेजोनेंस अप्लाई होता है, और रेजोनेंस में रिएक्टेंट में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम रिएक्टिविटी। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में मेरे पास पता क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन अप्लाई होता है इंटरमीडिएट के अंदर। हाइपर कंजुगेशन अप्लाई किस में होता है? इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया था, हाइपर कंजुगेशन सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल शो करते हैं, क्या? कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? इंटरमीडिएट है। ये दोनों इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में क्या होता है मेरे पास? इंटरमीडिएट जो है रिएक्टेंट और मेरे पास जो प्रोडक्ट होता है उसके बीच में जो बनता है ना उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब ना तो ये रिएक्टेंट है ना ही ये प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट की जो रिएक्टिविटी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होती है? इंटरमीडिएट जो है वो चार्ज स्पीशीज होती हैं। इंटरमीडिएट क्या होती है? मेरे पास चार्ज स्पीशीज होती है, और मैंने आपको बताया था कोई भी चार्ज स्पीशीज जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहना, कोई भी चार्ज स्पीशीज जो है एग्जिस्ट नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि किसी तरीके से रिएक्ट करके वो एक न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए। तो इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज होती है। और अब मेरे पास जितना ज्यादा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा होगा, मेरे पास रिएक्टेंट से जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल फॉर्म हो रहा होगा, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी देखने को ही तो मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा
स्टेबल इंटरमीडिएट उतनी जल्दी बन जाएगा, और जितनी जल्दी बनेगा उतनी ही जल्दी मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए मेरे पास हाइपर कंजुगेशन जो है वो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं समझ में आया? दोबारा मैंने क्या कहा, हाइपर कंजुगेशन के अंदर हम रिएक्टिविटी किसकी देख रहे हैं? इंटरमीडिएट की। अब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरे पास एक रिएक्टेंट से जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा होगा उतनी ही तो फास्ट मेरे पास रिएक्शन हो जाएगी, और जितनी जल्दी इंटरमीडिएट बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास हाइपर कंजुगेशन जो है वो स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मेरे पास यहां पर क्या था? बेंजीन है। बेंजीन अच्छी खासी स्टेबल है यार, 4n+2 पायरको रूल को फॉलो कर रही है, एरोमेटिक सिस्टम होता है मेरे पास। ये क्यों जल्दी से क्यों आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करना चाहेगी? नहीं शो करती भाई, नहीं मन उसका, वो ऑलरेडी स्टेबल है। वो कहती है मैं क्यों तेरे साथ रिएक्ट करके कुछ और बनाऊं जब मेरे पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। लेकिन ये क्या कहती है, यार हम तो चार्ज स्पीशीज हैं, हम तो चार्ज फॉर्म में रहना ही नहीं चाहते, तू हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रिएक्ट करवा के। इसलिए ये जो है रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाती हैं? रिएक्ट कर जाती हैं, स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेती हैं। अब एक बात देखो, अब आपने एक बात सोची कि मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन जो हैं वो जितने ज़्यादा होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? स्टेबिलिटी के। चौक टूट गई। चलो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के। कैसे? फिर चलो एक नॉर्मल सा टॉपिक ले लो कि जितने ज़्यादा कि अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तो वो स्टेबल होगा। कैसे? एक एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, चलो यहाँ पे CH3 मान लिया, एक ही अल्फा हाइड्रोजन का केस लेके चलते हैं। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, राइट? ये जुड़ा हुआ कार्बन के साथ। ये कार्बन क्या है? मेरे पास sp2 हाइब्रिड सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज प्रेजेंट होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ये क्या है? एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और मुझे पता है किसी भी स्पीशीज को अगर स्टेबल होना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये तो चीज हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये कार्बन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर क्या बना लेता है? पाई बॉन्ड बना लेता है। अब ये क्या हो गई मेरे पास? अब ये मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। अब मेरे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन लिखा था, तो कार्बोकैटायन में सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड छोड़ना होगा, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड और भी तो होंगे ना। कार्बोकैटायन क्या होता है मेरे पास? H H H, ये मैंने कार्बोकैटायन बना दिया, राइट? यहाँ पर मेरे पास स्पीशीज क्या थी? पहले ये थी, तो मैंने ये 2 हाइड्रोजन शो नहीं किए हुए थे, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जियो से करते हुए बहुत टाइम हो गया हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जैसे ही हाइपर कंजुगेशन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई, तो कैसे ना स्टेबल हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्या पता ये क्यों? जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे ना उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि डिफरेंट हाइड्रोजन ब्रेक करके इसका ऑक्टेट जो है, इस कार्बन का जो है ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर दे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मेरा जो कार्बोकैटायन है उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। और इसीलिए जो है मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे देखने को मिलते हैं। सेम मेरे पास फ्री रेडिकल का केस होगा। फ्री रेडिकल के अंदर मैंने आपको एक काम दिया है कि आप खुद हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना के देखोगे। फ्री रेडिकल भी तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, तो फ्री रेडिकल के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही मेरे पास ब्रेक होगा, जैसे ही मेरे पास हाइड्रोजन ब्रेक होगा, H फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा, वहां पर क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड देखने को मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास H पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक होता है, वहां पे H रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा, तभी तो मेरे पास बनेगा वहां पे बॉन्ड। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाती है। रिएक्टिविटी को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है मैं अल्कीन ले लूं। ठीक है, मैं क्या ले लूं? एक अल्कीन ले लेता हूं ताकि आपको रिएक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर मान लिया मैंने CH3 जुड़ा हुआ है, मेरे पास एक अल्कीन है। अब एक बात बताओ, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक चार्ज स्पीशीज है और एक न्यूट्रल स्पीशीज है। एक चार्ज स्पीशीज है और एक न्यूट्रल स्पीशीज है, दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस ही बात है, चार्ज स्पीशीज की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है।
यहाँ पर देखो अल्कीन है, अभी तो ये क्या है, अभी तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में अभी ये अल्कीन हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होंगी तो किसके ऊपर, किसके थ्रू अटैक की जाएगी, ये इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू अटैक करवाई जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल इस अल्कीन के ऊपर जाके अटैक कर देगा। लेकिन देखो होगा क्या, यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहां पर जाएगा और ये यहां पर बन जाएगा। अब मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। पाई बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये चार्ज स्पीशीज बन गई। अब खुद सोचो इस अल्कीन के ऊपर जो है रिएक्टिविटी फास्ट होगी या फिर इस नेगेटिव चार्ज की। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज जो है कंप्लीटली एक्सपोज हो गया, और जो चीज कंप्लीटली एक्सपोज हो जाती है, अगर चार्ज एक्सपोज हो रहा होता है मेरे पास कहीं पे, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है फास्ट ही होती है। इसी वजह से मेरे पास हाइपर कंजुगेशन जो है जहां पर स्टेबिलिटी दे रहा है, वहीं की वहीं मेरे पास हाइपर कंजुगेशन जो है वो रिएक्टिविटी भी फास्ट करवा रहा है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जहां पर हमने देखा कि हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। हाइपर कंजुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। और रेजोनेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनके अंदर हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन वर्सेस रेजोनेंस वर्सेस इंडक्टिव। कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड वीडियो होगी, क्योंकि मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन करवा दिया है, यही था मेरे पास हाइपर कंजुगेशन के अंदर मेनली, इंडक्टिव करवा दिया है, और साथ के साथ मैंने आपको मेसोमेरिक और रेजोनेंस भी करवा दिया है। तो अब इनके बीच में कंपैरिजन भी आपको करना आना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।